बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। मैं राहुल सिंह। आप मेरे साथ पढ़ेंगे 11th क्लास का सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटेंसी। और आप सबको बधाई हो, आप सब लोग 11th क्लास में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी क्या होती है, इसमें हम क्या करेंगे, ये सब सीखते हैं। तो ये सब सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ आपको मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। आपने एक टर्म सुनी होगी, ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जिसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ये अकाउंटिंग में हमें क्या करना है, अकाउंटेंसी में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें बस एक जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो जो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होता है हम उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अब प्रोसेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको करना होगा, कौन कौन सी आपकी बुक्स होती हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स जिसके बिना आपको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आएगी। जो आपका चैप्टर 1 है बुक का, वो आपका पूरा चैप्टर है वो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस पे है। लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ अकाउंटिंग की टर्म समझनी पड़ेंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग की बेसिक टर्म से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टर्म गिवन है जिसका नाम होता है असेट्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो संपत्ति। तो संपत्ति क्या होती है आपको पता होगा, आप जिस घर में रहते हो वो आपकी संपत्ति है। तो जिस पे भी आपका अधिकार है वो आपकी संपत्ति होती है। तो बेसिकली असेट्स क्या है, पढ़ते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। एन असेट्स इज अ रिसोर्स, रिसोर्स को बोलते हैं संसाधन, और प्रॉपर्टी हैविंग अ मनी वैल्यू, ऐसे संसाधन जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है। मनी वैल्यू मतलब होता है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। आप पेन लेकर आते हो, उसको आप कितने में लेकर आए हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। तो ऐसी चीजें जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो सारे रिसोर्सेज विच इज कैपेबल टू जनरेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट। बेनिफिट होते हैं लाभ, और लिखा है इकोनॉमिक, इसका मतलब भी यही मान लो कि पैसा हुआ। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज, ऐसे सारे संसाधन जिसकी कोई मनी वैल्यू हो और वो कैपेबल हो टू जनरेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें कोई लाभ देने के लिए, आर्थिक लाभ जिसको बोलते हैं। आर्थिक क्या मतलब होता है, पैसे से संबंधित। तो ऐसे सारे संसाधन जो आपको कोई लाभ दे, आर्थिक लाभ दें भविष्य में, वो कहलाते हैं आपके असेट्स। ठीक है। अब जैसे कि आपके घर में जो भी आपके पास सामान है, ठीक है, उस पे आपका अधिकार है। अगर आप उसको बेचते हो तो आपको बदले में कैश मिलेगा आपको। तो जो कैश है वो एक आपका हो गया आर्थिक लाभ। ठीक है। तो अकाउंट्स में हम क्या बोलेंगे इसके लिए, एन असेट्स इज अ रिसोर्स दैट कैन जनरेट कैश, यानी ऐसे संसाधन जो कैश उत्पन्न कर सके, जो आपको कैश दे सके, वो सारे संसाधन आपके असेट्स कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन आप मान सकते हो, एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय अ फर्म और बिजनेस, यानी ऐसी सारी चीजें जो किसी फर्म मतलब कोई इकाई आपकी होती है जो आर्थिक क्रियाएं करती है, कोई दुकान हो गई, कोई आपका बिजनेस हो गया, ऐसी इन सबके द्वारा कमाई गई, खरीदी गई सारी चीजें आपकी असेट्स कहलाती है। ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। असेट्स क्या होता है, असेट्स वो चीज है जो आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे। वो बेनिफिट आपका होना चाहिए मॉनेटरी, मॉनेटरी यानी जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं कुछ, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया फर्स्ट कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, ये सारे कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अब ये स्टॉक और डेटर्स क्या होता है, अभी हम लोग जब समझेंगे और बाकी टर्म्स जो होती है वहां पर बताऊंगा आपको ये स्टॉक क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं। बिल्डिंग जिस घर में आप रहते हो, अगर आप उसको बेचोगे तो वहां से आपको एक आर्थिक लाभ होगा, या फिर वो आपको कैश देता है बेचने पर, तो आपका असेट्स हो गया। जमीन, जिस जमीन पे आपका घर बना हुआ है
वो भी क्या है आपके लिए एक असेट्स कहलाता है। फर्नीचर और मशीन, इसी तरीके से यही सारी असेट्स होती है एक बिजनेस की। बिजनेस के पास कैश होता है, बिजनेस के पास स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, बिजनेस की खुद की बिल्डिंग होती है, लैंड हो गया, तो ये सारे जो होते हैं ये एक बिजनेस के असेट्स कहलाते हैं। ये उनको कोई लाभ प्रोवाइड करते हैं, फ्यूचर में लाभ देते हैं, कोई बेनिफिट देते हैं। तो सिंपल असेट्स वो सब चीजें जो आपको कोई बेनिफिट दे, वो आपकी असेट्स कहलाती है। चलिए जी, अब इसके ना टाइप पढ़ते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं। तो हमने असेट्स को डिवाइड कर रखा है बेसिकली दो तरीके से। तो हमने क्या करा, पहले हमने असेट्स को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। हमने समझाया था जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, कन्वर्टेड इनटू कैश। तो हमने एक तो डिफरेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, मतलब जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए असेट्स दो टाइप की होती है। एक असेट्स तो आपकी वो होती है जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और दूसरी वो होती है जिसको कैश में कन्वर्ट करने में आपको टाइम लगता है, वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी आप उसको आसानी से बेच नहीं सकते। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कुछ ऐसी असेट्स हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं, और कुछ ऐसी असेट्स होती है जो आपके सामने नहीं होती, आप उसको देख और छू नहीं सकते, तो उनको बोलते हैं हम, अभी पढ़ेंगे उनका नाम क्या होता है। तो पहले हम यहां पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो यहां पर आपके दो बन गए, करंट असेट्स एंड सेकंड आपका बन गया नॉन करंट असेट्स। पढ़ते हैं जी करंट असेट्स कौन से होते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में हम चालू संपत्ति, और नॉन करंट असेट्स को बोलते हैं स्थायी। इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होता, जो आपका फिक्स्ड रहता है, स्थायी रहता है। ठीक है जी, तो पहले पढ़ेंगे हम करंट असेट्स के बारे में। करंट असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मैंने आपको बताया था कुछ असेट्स आपके ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे असेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके करंट असेट्स। अब वो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका एक 1 ईयर, यानी ऐसे कोई भी असेट्स जो आपका 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो होता है आपका करंट असेट्स। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है नॉन करंट और फिक्स्ड असेट्स। ये असेट्स वो होते हैं जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए। असेट्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, वो असेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते 1 साल के अंदर, वो कहलाते हैं आपके नॉन करंट और फिक्स्ड असेट्स। अब इन दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहां पर आपको बात करूं स्टॉक, तो आपको भी स्टॉक पता नहीं है क्या होता है, तो अभी आप इसके बारे में बात करते हैं। हम इसकी बात करेंगे, अभी 2 एग्जांपल समझाऊंगा, स्टॉक और डेटर क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके करंट असेट्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन करंट असेट्स की, फिक्स्ड की। मशीन, आप मशीन को इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपके घर में जो आपके पास टीवी होगा, एसी, फ्रिज, मशीन, जो भी आप यूज करते हो, क्या आप उसको हर साल बेचकर नया खरीदते हो? नहीं, वो एक बार आता है और आपके घर में वो सालों तक वैसे चलता रहता है। बिल्डिंग, जिस घर में आप रहते हो, क्या आप उसको डेली चेंज करते हो? एक घर बेचा फिर नया ले लिया, फिर बेचा फिर नया ले लिया? नहीं, ये आप एक बार परचेज करते हो और लंबे टाइम तक आप इसको यूज करते रहते हो। सेकंड आपका होता है फर्नीचर। फर्नीचर यानी जो हमारे पास लकड़ी का सामान हमारे घर में होता है, सोफा, बेड, ये सब सारे सामान जो होता है आपका, आप इसको एक बार परचेज करते हो और लॉन्ग टर्म तक आपके घर में यूज होता रहता है। आप इसको जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं करते और ना ही ये हो सकते हैं। लैंड, जिस घर पे आप, जिस जमीन पे आपका मकान बना हुआ है, उसको भी आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये असेट्स हम परचेज करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, और ये जो आपके असेट्स होते हैं ये होते हैं आपके शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म यानी विद इन 1 ईयर। यहां पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब होता है 1 ईयर से कम का टाइम जो होगा उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ज्यादा का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म। ठीक, तो हम बात करेंगे अपनी दूसरी कैटेगरी, जिस पर हमने अपने असेट्स को डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स के अंदर। फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी ऐसी चीजें जो आपके सामने फिजिकली हैं या फिजिकली नहीं है।
तो इसके बेस पर हमने इसको डिवाइड कर रखा है एसेट्स को दो पार्ट में। फर्स्ट आपका होता है टेंजिबल एंड आपका सेकंड होता है इनटेंजिबल। पढ़ते हैं ये क्या होता है टेंजिबल इनटेंजिबल। देखिए आपके घर में मशीन वगैरह होंगी, क्या आप मशीन को छू सकते हो? हाँ जी, जिस घर में आप रहते हो उसको भी छू सकते हो आप। तो हमारे पास कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम छू भी सकते हैं, वो आपकी कहलाती हैं टेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स दैट कैन बी टच एंड सीन, जिनको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट होती हैं। मशीन को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट होती है। बिल्डिंग सेम, इसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं, हमारे सामने ये फिजिकली प्रेजेंट होती है। फर्नीचर, हम इसको भी देख सकते हैं और उसको भी हम टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी आपकी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। आपको दिखाई नहीं देंगी वो, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देती हैं। वो एसेट्स कहलाती हैं आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। एसेट्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिनको हम छू और देख नहीं सकते। दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या ऐसी भी कोई चीज होती है जो हमें बेनिफिट दे रही है बट जिसको हम देख ही नहीं सकते? हाँ जी होती है, बताता हूं कैसे। जैसे मान के चलिए आपने अपना घर चेंज किया, तो आप कहीं और रहने के लिए जाते हो, आपको उस एरिया के बारे में कुछ पता नहीं है और आपको कुछ सामान परचेज करना है। आपको मान के चलिए आपको कपड़े परचेज करने हैं, तो आपने अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि आपके एरिया में कपड़ों की दुकान कौन सी अच्छी है, तो उन्होंने आपको एक दुकान बताया। आप वहां पर गए और आपने वहां से कपड़े परचेज किए और आपने एक चीज नोटिस की कि उस दुकान पर कस्टमर ज्यादा आ रहे थे और उसके आसपास की दुकानें यहाँ पर कस्टमर नहीं आ रहे थे, आ भी रहे थे तो बहुत कम थे। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? दोनों सेम सामान बेच रहे थे, दोनों के पास सेम टाइप के कपड़े थे, उनका रेट भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो लेकिन ऐसा क्या था जिस दुकान पर आप गए थे कि उस पर ज्यादा लोग आ रहे थे और जिस दुकान पर आप नहीं गए वहां पर कम लोग आ रहे थे? तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस था? देखिए वो डिफरेंस था उसके नाम का। मार्केट में वो दुकान बहुत फेमस हो रखी है जिसके पास आप गए होगे, तो यहां पर बेसिकली जो वो फेमस हो रखी थी शॉप, इस वजह से उसको एक बेनिफिट हो रहा था। क्या बेनिफिट हो रहा था? कि उसके पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे थे। तो हम उसी फेमस या फिर उसी नेम के लिए, नेम एंड फ्रेम जो होता है हमारा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गुडविल। तो देखिए आपका मार्केट में अच्छा नाम है, इस वजह से आपके पास कस्टमर आ रहे थे, ठीक है। तो वो जो आपका नाम था मार्केट में वो कहलाता है आपका गुडविल। तो ये गुडविल आपको एक बेनिफिट दे रही है, और जो गुडविल आपको एक बेनिफिट दे रही है तो आपके लिए एसेट्स हो गई। लेकिन ये किसी को दिखती नहीं है, आप गुडविल को देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपकी एसेट्स कौन सी हो गई? ये आपकी एसेट्स हो गई इंटेंजिबल। ऐसे अगर आप लोग कोई सामान परचेस करते हो इलेक्ट्रॉनिक का, या फिर आपने सुना होगा न्यूज वगैरह सब देखते हैं, टीवी वगैरह सब लोग देखते हैं, उसमें एक ऐड आता रहता है, आप जब भी सोना परचेस करें तो उसमें एक हॉलमार्क बना होता है, उस हॉलमार्क को देख के ही परचेस करें। बोलते हैं जब हम परचेस करते हैं सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो वहां पर एक ISI मार्क होना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्क उस पर है या नहीं है। तो हम इन सबको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये कहलाते हैं आपके ट्रेडमार्क, जिनको हम यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। इससे आपकी क्वालिटी पता लगती है आपके गुड्स की। तो क्या आप इनको छू सकते हो? नहीं, आप इनको छू नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर मैंने किसी का नाम लिखा हुआ है, सपोज मैंने अपने सेंटर का ही नाम लिखा है, एजुकेशन फॉर कॉमर्स, तो आप इसको टच करो, तो आप इसको टच नहीं कर रहे हो, आप ये जो पेपर है आप इसको टच कर रहे हो, यानी हम किसी भी नाम को टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से कोई जो सिंबल होता है, हम उस सिंबल को भी टच नहीं कर सकते। तो ये जो आप मार्क देखते हो, आपके जो प्रोडक्ट्स खरीदते हो उस पर डला हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, वो कहलाता है आपका ट्रेडमार्क। ये भी आपका असेट्स होता है, ये भी आपको बेनिफिट देता है, बट ये आप इसको छू नहीं सकते। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका इंटेंजिबल असेट्स। तो समझ में आपको आ गया होगा इंटेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं। ऐसे असेट्स जो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट वो आपको किसी ना किसी तरीके से कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्जांपल में लिखा हुआ है मैंने, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स। ब्रांड भी क्या होता है? आप किसी ब्रांड को टच नहीं करते, ब्रांड एक सिर्फ नाम होता है, तो नाम हम कभी टच नहीं कर सकते।
तो किसी भी चीज का नेम एंड फ्रेम जो होता है वो आपका कहलाता है इंटेंजिबल असेट्स। चलिए अब आगे देखते हैं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल क्या है? देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आप बिजनेस में बिना पैसा लगाए अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो? आप अगर मैं भी अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो क्या मैं बिना पैसे लगाए अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता हूं? मैं नहीं। मुझे कोई भी बिजनेस करने से पहले या मुझे कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने से पहले मुझे उसमें थोड़ा बहुत पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही। तो जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको फिर चलाए रखने के लिए, वो कहलाती है आपकी कैपिटल। इसको बोलते हैं हम हिंदी में पूंजी। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी एक बिजनेस में आपने जितना पैसा लगा रखा है या स्टार्ट करते टाइम आपने जितना पैसा लगाया था एक बिजनेस के अंदर, वो कहलाती है आपकी पूंजी। ध्यान रखना, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप पैसा निवेश नहीं करोगे, आप अपनी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल इज पूंजी हमारी होती है पूंजी, जो हमें चाहिए होती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए। चलिए अगली टर्म पढ़ते हैं। ये होती है आपकी लायबिलिटी। हम इसको बोलते हैं हिंदी में दायित्व। ये दायित्व क्या होता है? देखिए, आप 4-5 फ्रेंड्स कहीं पर घूमने गए, आप गए थे पिकनिक पर, वहां पर आपके किसी एक फ्रेंड के पैसे खत्म हो गए, तो उसने क्या करा, आपसे बोरो कर लिए। अब आपसे पैसे उसने बोरो करे हैं तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो आपको पैसे रिटर्न करे। ठीक है जी। तो जब भी हम बिजनेस के अंदर कुछ उधार लेते हैं किसी पर्सन से, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम उस पैसे को वापस करें उसको। तो उसी टर्म के लिए हम, उसी चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हुई? लायबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द फर्म। यानी आपकी तरफ कोई उत्तरदायित्व है, कोई दायित्व है आपकी तरफ, क्या करने का? पैसे देने का। क्या करने का? पैसे देने का। और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टू पे टू समवन। यानी कर्तव्य है आपका कि आपने अगर किसी उधार ले रखा है तो आप उसको पे करो, आप उसको दो। तो जहां पर भी आपके अगेंस्ट कोई दायित्व आता है पैसे देने का, वो आपकी कहलाती है लायबिलिटी। लायबिलिटी में आपको पैसा देना होता है और असेट्स के केस में आपको पैसा मिलता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। अगर आपको किसी से पैसा मिलना है या अगर आपको किसी चीज को बेचकर पैसा मिलेगा तो आपके लिए असेट्स कहलाती है, और अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आपकी बन जाती है लायबिलिटी। तो 3 टर्म थी। एक मेन टर्म है असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी। अगर आपने तीनों समझ ली तो आपके लिए अकाउंट्स इजी हो जाएगी। असेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको कोई कैश देती हैं। कैपिटल वो है जो आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया उसको चालू करने के लिए। एंड लायबिलिटी क्या होती है कि आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है कि आपने अगर किसी से उधार लिया है तो उसको वापस करना है। तो ये हमारी होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के भी 2 केस होते हैं। लायबिलिटी के 2 केस क्या होते हैं? मान के चलो आपने अपने फ्रेंड से बोरो करा है। अगर आपने अपने फ्रेंड से बोरो करा तो आप उसको पे कर दोगे 2 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। और कभी कभार हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक हमें क्या होता है, बैंक हमें टाइम देता है 1 साल से ज्यादा का, कि भाई ठीक है आप जितना पैसा उधार लोगे आप इसको 1 साल से ज्यादा के टाइम में हमें वापस कर सकते हो। तो यहां पर बेसिकली शॉर्ट टर्म वर्ड आएगा दोबारा से। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा, जो आपको पहले मैंने बताया था। तो हमने लायबिलिटी को डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट के अंदर। फर्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। दूसरी आपकी होती है नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म हमेशा 1 साल से कम के लिए होता है और लॉन्ग टर्म हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। तो लायबिलिटी विच इज टू बी पेड, जिसको हमें पे करना है इन लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के टाइम में वापस करना पड़ रहा है अगर हमें, तो हमारी कहलाती है वो करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? लायबिलिटी विच इज टू बी पेड इन मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा का आपको टाइम है उस लायबिलिटी को पे करने का, तो वो लायबिलिटी आपके लिए कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, कि बैंक मुझे 6 महीने के लोन पे कर रहा है, लोन दे रहा है, तो वो मुझे लोन 6 महीने के अंदर वापस करना पड़ेगा, वो बन जाएगा आपका करंट लायबिलिटी। और अगर मुझे बैंक लोन दे रहा है 5 साल के लिए, यानी मुझे वो पैसा 5 साल में पे करना है,
तो फिर बन जाएगी आपकी वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो सिंपल डिफरेंस है, कोई भी पैसा जो आपको वापस करना है 12 महीने से कम के टाइम में, वो आपका कहलाता है करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जो आपको पैसा वापस करना है लॉन्ग टर्म में, यानी इन मोर देन 1 ईयर, वो कहलाती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ देखने हैं। 12 मंथ से कम में पे करना तो शॉर्ट या फिर करंट, और अगर ज्यादा में पे करना है तो लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आपको। चलो अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स की कुछ और बेसिक टर्म्स जो आपको मिलेगी जब आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखोगे। तो पहली आपकी होती है गुड्स। जी ये गुड्स क्या होते हैं? देखिए आपका बिजनेस है किसी भी चीज का, मैं मान के चलता हूं आपका बिजनेस है, क्लोथ्स की शॉप है आपकी, आपका काम है कपड़े बेचते हो आप। तो उस शॉप पर आप क्या करते हो, आप पहले कपड़े खरीदते हो किसी कंपनी वगैरह से, या फिर जो लोग कपड़े बनाते हैं, आप वहां से कपड़े लेकर आते हो अपनी दुकान पर, फिर उन कपड़ों को आप अपने कस्टमर्स को बेचते हो, अपने ग्राहक को बेचते हो पैसा कमाने के लिए। तो ये आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस सिंपल, जो खरीदना और बेचना, इसको बोलते हैं बिजनेस। चीजें खरीदी और बेच दी। तो अगर मेरी मोबाइल फोन की शॉप है तो मैं उसमें क्या करूंगा, मोबाइल लेकर आऊंगा जो बनाता है उससे, और लाकर लोगों को बेचूंगा मैं। ये सब मैं करता हूं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेसिकली जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। बिजनेस का मतलब यहां पर यह है चीजें खरीदना और बेचना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एक जो राशन की दुकान होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो दाल चावल चीनी लेकर आता है और वो लाकर आपको बेचता है। तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, उसके लिए गुड्स हो गए दाल चावल चीनी जो होता है। अब एक शॉप है स्टेशनरी की, वहां पर क्या है, बुक्स कॉपी और बाकी जो सामान आपको होता है स्टेशनरी का, वो लाता है और आपको बेचता है। उसके लिए गुड्स क्या हो गए, वो स्टेशनरी का सामान हो गया। तो जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है हम उसको गुड्स बोलते हैं। पढ़ते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसके लिए। गुड्स आर द कमोडिटीज, ऐसी सारी वस्तुएं इन विच अ बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील करता है। यहां पर डील का मतलब होता है बाय करना एंड सेल करना। क्या करने के लिए, टू अर्न प्रॉफिट। तो हम जो भी चीजें खरीदते हैं बेचने के लिए, वहां से हमें प्रॉफिट हो, वो आपकी कहलाती है गुड्स। एनीथिंग विच इज परचेज टू बी सोल्ड, जो कुछ आपने परचेज किया है बेचने के लिए इन फ्यूचर टू अर्न प्रॉफिट, ये कहलाता है आपका गुड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा गुड्स क्या होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर मेरी मोबाइल फोन का बिजनेस है, मेरी शॉप है मोबाइल की, और मैंने मोबाइल परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब होता है मैं लेकर आया खुद के लिए, तो ये आपका गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप बेचने के लिए नहीं लाए हो, ये आप पर्सनल यूज करने के लिए लेकर आए हो। ठीक है, अगर आपकी शॉप एसी वगैरह बेचने की है तो क्या उस शॉप पे एसी नहीं लगा होता, लगा होता है, तो क्या वो एसी उनके लिए गुड्स है? नहीं, वो लेकर आए हैं उसको पर्सनल यूज करने के लिए। तो अगर हमारा बिजनेस भी उसी चीज का है लेकिन हम उसको लेकर आए हैं खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो फिर वो आपका गुड्स नहीं कहलाएगा। क्या जो शॉपकीपर होते हैं, जो मोबाइल फोन की शॉप जिनकी होती है, वो फोन यूज नहीं करते, तो उन्होंने वो फोन परचेज तो किया होगा ना, बट वो फोन उन्होंने परचेज किया खुद के लिए, इसीलिए वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो बेचने के लिए परचेज नहीं किया था। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। अब एक टर्म होती है उसे बोलते हैं हम स्टॉक। अब ये स्टॉक जो टर्म है वो गुड्स से ही आपकी रिलेटेड होती है। तो स्टॉक क्या होता है, अगर मैं सिंपल बात करूं, भंडार बोलते हैं इसको हिंदी में, भंडार। भंडार क्या होगा, देखिए आप गुड्स परचेज करते हो, आपने मान के चलो थाउजेंड्स फोन परचेज किए, जिसमें से आपके 400-500 फोन बिक गए, बाकी आपके फोन अभी नहीं बिके, वो आपकी अभी भी शॉप में रखे हुए हैं। तो जो आपके माल अभी नहीं बिका है, जो आपके गुड्स अभी नहीं बिके हैं, हम उसी के लिए यूज करते हैं एक वर्ड जिसको बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक आपका बेसिकली हो सकता है कलेक्शन ऑफ गुड्स, कलेक्शन ऑफ गुड्स अनसोल्ड, जो आपके गुड्स नहीं बिके हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं हम स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक क्या बोल दिया गया, स्टॉक रेफर टू द क्वांटिटी, मात्रा ऑफ गुड्स, गुड्स की वो मात्रा लाइंग अनसोल्ड, जो अभी आपकी बिकी नहीं है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, तो स्टॉक आपका होता है गुड्स का ऐसा कलेक्शन जो अभी आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपका अभी बिका नहीं है, उसे बोलते हैं हम स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक में दो टाइप के स्टॉक होते हैं, तो उनको समझने से पहले हम पहले समझते हैं कि अब एक अकाउंटिंग ईयर क्या होती है।
यानी जिस तरीके से आपके स्कूल में सेशन ईयर होती है, जो आपकी शुरू होती है 1 अप्रैल से और आपकी एंड होती है 31 मार्च को, उसी तरीके से एक कंपनी जो होती है वो भी एक ईयर फॉलो करती है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर। तो जो आपकी ईयर होती है ये आपकी स्टार्ट होती है किसी भी साल की 1 अप्रैल से और एंड होती है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। तो आपका चल रहा है 2020, तो आपकी ईयर स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2020 से और आपकी एंड होगी 31 मार्च 2021 में। तो हमारे पास ये 2 डेट हो गई। तो इस साल की जो ओपनिंग डेट है ये कहलाएगी आपकी 1 अप्रैल और क्लोजिंग कहलाएगी आपकी 31 मार्च। तो इस डेट पर हमारे पास जो भी स्टॉक है वो हमारा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। और इस डेट पर जो भी स्टॉक पड़ा है हमारे पास वो हमारा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल है, जो भी आपके अकाउंटिंग ईयर है उस ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास जितना स्टॉक पड़ा है वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है और उसी साल के एंड में जो स्टॉक पड़ा है आपके पास वो कहलाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर आपको एक डेफिनेशन दे दी गई है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक विच इज हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, जो साल के शुरुआत में आपके पास है वो कहलाता है आपका ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा? स्टॉक विच इज हेल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, साल के शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा आपके पास वो कहलाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं अगली टर्म, डेटर। अच्छा, एक बार ये बात करते हैं, स्टॉक क्या होगा आपके लिए? स्टॉक आपके लिए असेट्स है या लाइबिलिटी है? देखिए, स्टॉक को आप सोल्ड करोगे, स्टॉक को सोल्ड करने पर आपको कैश मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाता है असेट्स। अच्छा, कौन सा असेट्स है? करंट असेट्स है या नॉन करंट है? स्टॉक तो आपका डेली बिकता है, आपका माल डेली बिकता है और डेली आता है, यानी ये आपको इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर आपका कौन सा कैश असेट्स कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा करंट असेट्स। ठीक है जी, तो गुड्स भी आपके क्या होते हैं? करंट असेट्स ही होते हैं। अब आते हैं डेटर्स पर। डेटर आपकी अगली टर्म है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, डेटर्स। देखिए, डेटर क्या होते हैं? क्या आप बिजनेस में हमेशा कैश में ट्रांजैक्शन करते हो, यानी हमेशा आप कैश में ही माल बेचते हो और कैश में ही खरीदते हो? कभी आपने उधार माल खरीदा और बेचा नहीं है? हम उधार माल खरीदते और बेचते भी हैं। तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट्स के अंदर 2 टर्म यूज करते हैं, एक होती है आपकी डेटर और एक आपकी होती है क्रेडिटर। समझते हैं दोनों को, एक समझ में आ जाएगी आपको तो दूसरी आपको समझ में आ जाएगी आराम से। तो पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डेटर कौन होता है? एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम। एक डेटर क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपके पास एक ए पर्सन आता है, इसको आपसे माल खरीदना है, बट ये आपको पैसे नहीं दे पाएगा। इसने बोला भाई मुझे माल उधार चाहिए, तो आपने इसको उधार माल देने के लिए आप तैयार हो चुके हो, तैयार हो, आप इसको उधार माल दे दोगे। आपको माल बेचना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अपना बिजनेस को भी ग्रो करना है। तो आपने क्या करा? इसको उधार माल पे कर दिया, उधार माल बेच दिया। अब आपको इससे पैसे रिसीव करने हैं, ये आपको करेगा पेमेंट, यानी आपको इससे मिलेंगे पैसे। तो देखिए, ये पहले तो आप ये बताइए आपके लिए असेट्स है या लायबिलिटी है? ए जो है आपके लिए असेट्स है लायबिलिटी? आपने इसको उधार माल बेचा है, यानी इससे आपको पैसा मिलेगा। तो बताया था मैंने आपको असेट्स, अगर पैसा आपको रिसीव होगा तो आपके लिए असेट्स है, अगर आपको पैसा पे करना पड़े तो आपकी लायबिलिटी होती है। तो ये आपका हो गया असेट्स। ए एक ऐसा पर्सन है जिसने आपसे उधार खरीदा हुआ है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एक ऐसा पर्सन है जो आपको पैसे देगा जिसने आपसे बोरो किया है। तो इसने क्या करा है? बोरो किया है आपसे। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरे से बोरो करते हैं वो कहलाते हैं आपके डेटर्स। जो उधार लेते हैं वो कहलाते हैं आपके डेटर्स। अब मैं सेम बिजनेस ने, एक व्यक्ति है बी, इस बी से परचेज किया है उधार, यहां पर हमने उधार खरीदा है, तो यहां पर आपको इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बी है, अब पेमेंट करनी तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी ये, तो बी आपकी लायबिलिटी है। लेकिन हम इस बी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसे बोलेंगे हम क्रेडिटर। ऐसे व्यक्ति जो आपसे उधार लेते हैं वो कहलाते हैं डेटर। ऐसे व्यक्ति जिनसे आप उधार लेते हो वो कहलाते हैं आपके क्रेडिटर।
समझ में आया? दोबारा समझो, जिसने आपसे उधार लिया डेटर, आपने जिससे उधार लिया वो क्रेडिटर। सिंपल टर्म है। डेटर जो आपको पैसे देगा, क्रेडिटर जो आपसे पैसे लेगा। सिंपल, जो आपको पैसे देगा वो डेटर और जो आपसे पैसे लेगा वो क्रेडिटर। चलिए समझते हैं इसके लिए हम प्रॉपर क्या डेफिनेशन वगैरह यूज करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, अ डेटर इज एन एंटिटी और पर्सन, एक ऐसी इकाई या फिर एक ऐसा व्यक्ति दैट ओन्स मनी। अब यहां पर उधार है किसी और का, ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जिसने किसी और से उधार ले रखा है वो होता है आपका डेटर। और अ पर्सन हु हैज बोरोड, बोरो में होता है उधार लेना, मनी फ्रॉम समवन, ऐसे व्यक्ति जिसने किसी से उधार ले रखा है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं हम डेटर। ठीक है, अगला वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है आपका क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं आपके? क्रेडिटर इज एन एंटिटी और अ पर्सन दैट लैंड्स मनी और प्रोवाइड क्रेडिट टू अनदर पार्टी, यानी जिसने उधार दिया, यहां पर जिसने उधार लिया था वो था आपका डेटर, जिसने उधार लिया था। बोरो फ्रॉम समवन, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लैंड्स मनी, जो उधार देता है। तो जो पर्सन उधार दे रहा है वो कहलाता है आपका क्रेडिटर। ठीक है, डेटर जो उधार ले रहा है, क्रेडिटर जो उधार दे रहा है। अब इन दोनों में से ये हमारा हो गया असेट्स और ये हमारा होता है करंट असेट्स, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, उधार माल देते हैं, खरीदते हैं, पैसा आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है। यानी डेटर जो आपके होते हैं, उधार माल बेच रहे हैं, पैसा मिल गया, फिर बेचा फिर आपको पैसा मिल गया, तो ये आपके ऑलमोस्ट हर महीने चेंज होते रहते हैं, आपको इनसे पैसा मिलता रहता है, ये इजिली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रेडिटर क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है, ये आपकी होती है करंट लायबिलिटी। सेम यहाँ पर ये होता है, हम इनको पेमेंट करते रहते हैं, हम इनको विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देते हैं या फिर करते रहते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है जी। अब जो आपने जितना पढ़ा है, मैंने इसी से रिलेटेड आपको एक पीडीएफ में एक लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर जितना मैंने आपको भी समझाया है, जो भी आपको मैंने अब तक पढ़ाया है, इसी से रिलेटेड आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें इस सब की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड करें और प्लीज समझिए, इसको रट्टा नहीं लगाना है, समझना है आपको इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बाद हम जो और टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।